नमस्ते दोस्तों, मैं सहायक प्राध्यापक एन कारेकर। मित्रों, पिछले वीडियो के जरिए हमने FY BA प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत जिस उपन्यास की हम चर्चा कर रहे हैं वह उपन्यास है जंगल के जुगनू। इस जंगल के जुगनू उपन्यास की चर्चा जो हमने जारी की रखी है। आज तक हमने देखा है कि पलक हर एक बात की जो समस्या से जिस समस्या से वह जूझ रही थी उस समस्या का जिक्र यहाँ पर देवेश ठाकुर ने किया है। आज हम देखेंगे उन्हीं मुद्दों पर लेकर जिन समस्या से वे जूझ रही थी। उपन्यास के बिंदु जो है, इस पाठ के जो बिंदु है, इन बिंदुओं की आज नज़र करेंगे। पिछले पखवाड़े से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई भी अजीब शहर है जहाँ की बरसात हर साल लाखों लोगों को उजाड़ कर रख देती है। सड़कों पर नाले बहने लगते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ छोटे छोटे तालाब में बदल जाते हैं। रेल की पटरियों के बीच पानी भर जाता है। सड़कों पर वाहन नहीं चल पाते, जिंदगी जैसी रुक जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है सड़कें सूख जाती है। पता नहीं इतना पानी कहाँ बह जाता है, लेकिन ऐसे में लगता है कि बम्बई की धरती बहुत प्यासी है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। उस दिन कॉलेज से लौट रही थी, एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क के किनारे पड़े देखा। कोट पैंट और टाई पहन रखी थी उसने। उसका चश्मा कुछ दूरी पर पड़ा था। वह अब भी अपनी छतरी को हाथ में पकड़े था। राह चलते लोग उसकी ओर देखते और फिर आगे बढ़ जाते। भारी बारिश के बावजूद मैं जिज्ञासावश उस व्यक्ति के पास आकर रुक गई। उसे गौर से देखा तो मुंह से एक चिक निकल कर आई। वे हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुलकर्णी थे। कोई 4-5 साल पहले रिटायर हो चुके थे। कुछ लोगों की मदद से मैंने उन्हें उठाया और टैक्सी में लिटाकर पास के एक अस्पताल में ले गई। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी मुझे देवांगी दी की याद आई। जल्दी से फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन की घंटी बजती रही और फिर बंद हो गई। इस बीच अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस की पूछताछ में घंटों बीत गए। मैंने एक बार फिर देवांगी दी को फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी उधर से कोई नहीं बोला। पूछताछ लिखी पड़ी के बाद कोई 10 बजे के आसपास घर लौटी, एकदम निढाल और अशक्त। लगा था शरीर में से जान निकल गई है। क्या एक कॉलेज का प्रोफेसर भी इतनी अपेक्षित मौत मर सकता है, वह भी दिन दहाड़े भीड़ के बीच? कभी कभी किसी किसी के लिए मौत भी कितनी बेरहम हो जाती है। मेरा सर घूम रहा था। इसी चेयर पर लुढ़की हुई मैं छत की ओर देखती रही। बहुत से दृश्य गडमगड होकर सामने से जा रहे थे और घुलते थे। यानी कुलकर्णी की मौत जो उन्होंने देखी है, और कुलकर्णी की मौत के बाद जब पलक कुर्सी पर बैठ जाती है तो सारे दृश्य उसके सामने आ जाते हैं। और वो कौन से दृश्य है तो देखो, उस दिन पलक का MSc का रिजल्ट आया था। ठीक 60% अंक मिले थे उसे। पलक कहती है मैं खुश थी। चलो प्रथम श्रेणी तो आ गई। अपने प्राध्यापकों के लिए पेड़ का एक डिब्बा लेकर कॉलेज गई थी। सभी प्रोफेसरों ने डिब्बे से एक एक पेड़ा लेकर मुझे आशीर्वाद दिया था। जब मैं अपनी HDO डॉक्टर कुलकर्णी की केबिन में पहुंची तो वे मिस रचना मेहता से बड़ी आत्मीयता से बतिया रहे थे। मिस मेहता उनके निदर्शन में शोध कर रही थी। फर्स्ट ईयर से ही वह उनकी विद्यार्थी थी। इन दोनों के संबंधों को लेकर अफवाहें उड़ती थी। लोगों का कहना था कि जब मिस मेहता BA में थी तभी से डॉक्टर कुलकर्णी के साथ उसका चक्कर शुरू हो गया था। डॉक्टर कुलकर्णी अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनकी क्लास हमेशा भरी रहती। दूसरे डिवीज़न के विद्यार्थी भी उनकी क्लास अटेंड करते। जीवशास्त्र जैसे विषय को पढ़ाते समय वे उसमें इतनी मनोरंजकता भर देते कि पता ही नहीं चलता पीरियड कब खत्म हो गया। मैं मिस मेहता को वहाँ बैठा देखकर थोड़ा सकुचा गई थी।
असमंजस में थी कि केबिन में जाऊं या न जाऊं। तभी डॉक्टर कुलकर्णी ने मुझे देख लिया। आओ पलक, अंदर आओ। बधाई। मेरा ढाढ़स बंधा और मैं भीतर चली गई। मैंने उनका चरण स्पर्श किया और पेड़े का डिब्बा उनकी ओर बढ़ा दिया। तो पलक कहती है कि डॉक्टर कुलकर्णी से उसकी मुलाकात जब हो जाती है पहली, तो एमएससी का रिजल्ट आने के बाद वह पेड़ों का डिब्बा लेकर वहाँ जाती है और डॉक्टर कुलकर्णी उसे बुला लेते हैं और बधाई देते हैं। पेड़ा उठाते हुए वे बोले, कितना परसेंट है सर? बस एग्जैक्टली 60% ही मिला है। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास तो आ गई है ना जी। मैंने मिस मेहता की ओर डिब्बा बढ़ाते हुए कहा। मिस मेहता ने बड़ी नज़ाकत से एक पेड़ा उठाया और एक छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रखते हुए बोली, थैंक्स, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैडम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या इरादा है, शादी करोगी ना? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है सर, पहले कहीं कोई जॉब खोजूंगी, मैंने हंसते हुए कहा। गॉड ब्लेस यू। अच्छा सर, मिलती रहना। अच्छा जी सर। मैं केबिन से बाहर निकल आई, लेकिन मिस मेहता के प्रति सर की वह आत्मीय मुद्रा मेरी आंखों में देर तक समा रही। यह नहीं कि इनके संबंधों के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। इस कॉलेज में यह कोई नई बात नहीं थी, जहाँ कितने ही प्रोफेसरों ने अपने स्टूडेंट से प्रेम किया और विवाह रचाया। कॉलेज के अधिकारियों ने उसका बुरा नहीं माना। एक बार जब प्रोफेसर शिरीष ने अपनी ही स्टूडेंट श्वेता से प्रेम विवाह किया, तो टी टेबल पर प्रिंसिपल गोडसे ने मजाक में टिप्पणी करते हुए कहा था, चलो अपनी एक लड़की बिना दहेज दिए हुए सेटल हो गई। लेकिन मिस मेहता और डॉक्टर कुलकर्णी के संबंध को लेकर मुझे कोई आश्वस्ति नहीं हुई। पिछले 7-8 वर्षों से उनके संबंध चल रहे थे। मिस मेहता जितनी शौक, खर्चीली और चंचल थी, डॉक्टर कुलकर्णी उतने ही सीधे, शांत, सरल और मितव्ययी थे। मिस मेहता को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। मेकअप भी वह बहुत गाढ़ा करती थी। आंखों की कोरों का काजल आशा पारिक की भांति कानों के पास तक एक लकीर बनकर हमेशा खींचा रहता था। डॉक्टर कुलकर्णी थे जो हमेशा एक ही कोट और एक ही टाई महीनों तक पहने रहते थे। मैं सोचती रही कि इन दोनों में ऐसी कौन सी समानता है जो दोनों को इतने सालों से बांधे हुए है। एक बार प्रशांत ने कहा, समानता वमानता कुछ नहीं है यार, बस मिस मेहता ने सर को फांस रखा है। कॉलेज के बाहर उसकी बसी बीसियों लड़कों से चक्कर चलते हैं, किसी बड़े आसामी के फंसाने के की फिराक में है। कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो सर है ना, बेचारे सर वे तो इसका कॉस्मेटिक तक का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर इनकी शादी हो भी गई तो चलेगी नहीं, देख लेना। और सचमुच प्रशांत का कहना ही सच हुआ। मिस मेहता पीएचडी हो गई। हालांकि थीसिस का अधिकांश भाग जो है डॉक्टर कुलकर्णी ने पूरा किया, प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक। बाद में डॉक्टर कुलकर्णी के कारण ही मिस मेहता अब डॉक्टर रचना मेहता एक स्थानीय कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी पा गई। अब उनका मिलना जुलना कम ही हो गया। मिस मेहता तीसरे चौथे दिन डॉक्टर कुलकर्णी से मिलने कॉलेज आ जाती। फिर कुछ देर बाद दोनों टैक्सी में कहीं बाहर निकल जाते। यह क्रम भी कोई साल भर चलता रहा। अतः एक दिन हमने सुना कि डॉक्टर कुलकर्णी और मिस मेहता ने कोर्ट मैरिज कर ली है। कॉलेज के अपने कुछ साथी प्रोफेसरों को डॉक्टर कुलकर्णी ने फोर्ट के एक रेस्टोरेंट में लंच दिया था। डॉक्टर मेहता शादी के बाद भी अपना पुराना सरनेम ही लिख रही थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का किसी को ज़्यादा पता नहीं था। यानी इस तरह से डॉक्टर कुलकर्णी और मेहता, इन दोनों के संबंध जो है, इस संबंध और मिस मेहता का कुलकर्णी के साथ जो बर्ताव था, इस बर्ताव का चित्रण यहाँ देवेश ठाकुर जी ने इसमें किया है। आगे दृश्य उसके सामने आ जाते हैं, पलक के सामने। इधर एमएससी पास करने के बाद मुझे अपने कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट मिल गई। मैंने भगवान का आभार माना था कि नौकरी पाने के लिए मुझे भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। अब डॉक्टर कुलकर्णी की कलीग बन गई थी। प्रिंसिपल सदाशिवन मेरे प्रति सदाशयी
थे। एक दिन अपने चैम्बर में उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, मिस पलक, अब तुम जल्दी से पीएचडी कर लो, इससे तुम्हें लेक्चरशिप पाने में आसानी हो जाएगी। जी सर। डॉक्टर कुलकर्णी से बात कर लो, उनके अंडर काम करने में तुम्हें दुविधा सुविधा होगी। जी मैं आज ही बात कर लूँगी। एक बात और है, कुछ सोचते हुए वे बोले। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। तुम मिसेस सावंत को तो जानती ही होगी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। जी थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, मैंने कहा। वे एनसीसी गर्ल बटालियन के ऑफिसर हैं। कुछ देर रुक कर वे बोले, वे अगले महीने रिटायर हो गई है। मैं इसके लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी देर चुप रह गई। एक क्षण में मैं सोच गई, एक साथ नई नई नौकरी, शोध और एनसीसी का भार मैं सह नहीं पाऊंगी। तभी प्रिंसिपल सदाशिवन बोले, देखो मिस पलक, अभी तुम यंग हो, शायद स्टाफ में सबसे यंग। यही उम्र काम करने की होती है। ऐसी उम्र में काम को अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहिए। इससे इंसान को अपने होने का एहसास, अपने विशेष एहसास होता है। आत्मविश्वास के लिए ऐसा एहसास जरूरी होता है। तुझे विश्वास है, यानी मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे तुम समझ रही हो। जी मैं कर लूँगी, आप कहते हैं तो मैं कर लूँगी। मेरे कहने पर मत जाओ, यह बात तुम्हारे भीतर से निकलनी चाहिए। यानी प्रिंसिपल सदाशिवन जी कहते हैं, प्रिंसिपल सदाशिवन जी एक और उसे वे नौकरी भी दे देते हैं और एक और उसे जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं, और उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने के लिए भी उसे विश्वास भी वे दिलाते हैं। इन सारी बातें होते हुए जब वे खुशी खुशी घर लौटती है तो घर का वातावरण भी बदल जाता हुआ उसे दिखाई देता है। वे कहती है, लेकिन घर पहुंचते ही मेरी सारी खुशी, सारे सपने हवा हो गए। अम्मा अप्पा पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वही ताने, वही व्यंग्य जो आए दिन दोहराए जाते थे। तुमसे शादी करके मैंने क्या पाया? 3 सालों में 3 बेटियां दे दी और उनकी जिम्मेदारी मुझ पर ला दी। यानी माँ और अप्पा की यह झगड़ा जो है वह दिन भर चलता रहता था, वही झगड़ा अब शुरू हो गया है। कभी सोचा इनके बारे में? सब जवान हो रही है, 2 महीने हो गए मिल से निकले हुए। कभी कोई कोशिश की काम ढूंढने की? बैठे बैठे मेरी कमाई खा रहे हो बेशर्म कहीं के। अप्पा चुपचाप चारपाई पर बैठे थी। सब वो एक कोने से गुमसुम खड़ी थी। मैं नहीं होती तो लड़कियां सड़कों पर आवारा घूमती। मैंने ही इनको लिखाया पढ़ाया, इनकी देखभाल की, इन पर नज़र रखी। नहीं तो जवान लड़कियों के बिगड़ते कितनी देर लगती है। अभी 2 2 लड़कियां कुंवारी बैठी है। कभी सोचा ही इनके बारे में? अम्मा शायद बोलती ही जाती, लेकिन मुझे देखकर चुप हो गई। मैं कमरे के भीतर आई हुई बोली, अम्मा तुम्हें कुछ शर्म भी है या नहीं? यूं ही बोली जा रही हो। चार के लोगों के सामने आए दिन तमाशा करती रहती हो। अम्मा पलक को चुप होने के लिए कहती है। अब तुम मुझे बिहेवियर सिखाएगी? पिछले 25 सालों से घर चला रही हूँ, तुम सबको पला है मैंने। इस आदमी ने कभी कोई जिम्मेदारी उठाई? बस अपनी मनमानी करता है बैठा बैठा। मालूम है आज इन्हें इसने क्या किया, क्या किया? मैं तेल के लिए 10 रुपए रख गई थी, उसने उठाकर झाड़ू वाली को दे दिए। बुढ़ापे में रोमांस कर रहा है। चुप भी रह बेवकूफ़, अप्पा क्रोध से उठते उठते हुए बोले। उसकी बेटी को हैजा हो गया है, वह उसे अस्पताल ले गई है। ऐसे मौके पर उसकी मदद कर दी तो कौन सा पाप कर दिया? कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहती हो। यानी अप्पा ने जो काम किया था वह सही था, लेकिन पलक की माँ कोई ना कोई बहाना झगड़े के लिए ढूंढती रहती थी, और ऐसे में उस 10 रुपये से उन्होंने यह तमाशा तैयार कर दिया। हाँ, मेरा बोलना सबको सुनाई देता है, तुम्हारी करतूतों को कोई नहीं जानता। बच्चों की शादी में 3 दिन के लिए तिरछी गए तो मेरी बहन पर ही डोरे डालने लगे। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? शुरू से तुम्हारी आदत बिगड़ी हुई है। किस घड़ी में मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ शादी कर दी?
एक मिल मैकेनिक जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं, जिसे कोई पूछता नहीं। मेरे घर वालों की अकल भी मारी गई थी। कहते कहे अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। यानी हर दिन वह अम्मा अप्पा को टोकती रहती थी, क्योंकि अप्पा एक मिल के में नौकरी करते थे और यह प्राइमरी स्कूल में नौकरी करती थी। अम्मा की आंखों में आंसू भरने का मतलब था कि अब यह महाभारत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। मैंने अप्पा की ओर देखा, वे गुस्से से थरथरा रहे थे। मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वे धम्म से चारपाई पर बैठ गए। अप्पा अब शांत थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए थे। अप्पा, मैंने धीरे धीरे उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अप्पा फिर बिखर गए। बहुत उदास और उखड़े हुए स्वर में बोले, अब यह रोज का खिटखिट नहीं सह पाता। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सहा जाता। मैं बब्बू के पास मद्रास चला जाऊंगा। अप्पा की आदत तो तुम जानती ही हो ना अम्मा। अम्मा की आदत तो तुम जानते हो ना अप्पा। वह शुरू से ऐसी ही है। अप्पा कुछ देर चुप रही, फिर जैसे अपने आप से कहने लगे, वह समझती हैं कि वही घर चलाती रही, ठीक है। उसे तुम लोगों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया क्या? यह खुली खरीदी, खाने पीने, राशन, बिजली पानी का सारा खर्चा मैंने उठा लिया। मिल बंद होने के बाद भी सारा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ अपने पीएफ से। उस रोज यह चक चक बड़ी तकलीफ होती है पल्ली। यानी अप्पा को जो यह दुख होता है, यह तकलीफ होती है, वह तकलीफ सिर्फ वह पल्ली के पास ही, यानी पलक के पास ही वे बोलते रहते हैं। यानी हर दिन यह किटकिट के उसकी कटकट होती रहती है, यह चकचक होती रहती है। उससे वे तंग आ गए हैं और वही उनके मन की बात वह पलक से बोलते रहते हैं। अपने गिलास लेकर मेज पर रख दिया। मैं जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं हुआ। मिल से कर्जा उठाकर मैंने बब्बू की शादी की। उसका हफ्ता पिछले साल तक भरता रहा। उसकी नौकरी के लिए भी कितनों के हाथ पैर जोड़े, तब कहीं जाकर उसे मद्रास कारपोरेशन के स्कूल में टीचर मिले। मैं और क्या कर सकता था? अपने किए को बार बार दोहराने की आदत मुझे नहीं है, बस इसलिए मार खा गया। मैंने मेज से चाय का गिलास उठाकर अप्पा के हाथ में पकड़ा दिया। लो चाय पी। उन्होंने एक घूंट भरी और फिर से मेज पर रख दिया। वे बोलते रहे, उसे अपने परिवार का बड़ा घमंड है। भाई लोग अच्छी पोस्ट पर हैं, बस इसलिए मुझ पर ताना मारती रहती है। मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने हमें कभी कुछ दिया? बब्बू की शादी के वक्त उनसे 5,000 देने को कहा था, लिखा दिया। अभी तो कुछ देना मुश्किल है। गांव में मकान बनवा रहे हैं, मकान बनवा सकते थे। अपनी भांजी के शादी के लिए 5,000 रुपये कर्ज नहीं दे सकते थे? इस पर भी उसे अपने भाइयों पर इतना घमंड है। अरे इतना ही घमंड था तो किस अफसर से शादी कर लेती, मेरे पल्ली क्यों बांधी? उस शाम मैं अप्पा को बड़ी मुश्किल से शांत कर पाई थी। वे बहुत आहत हो गए। उन्हें देखकर कॉलेज में हुई बातों को बतलाने का मेरा उत्साह भी हवा में उड़ गया। यानी जिस उत्साह से वे घर आ गई थी, तो घर आकर जिस वातावरण से वह उसका उन्हें उसके वातावरण उसके मुंह पर आ गया था, उस वातावरण को देखकर उसका उत्साह कहीं हवा में ही उड़ गया था। दोस्तों, आज हम इस बातों के लेकर यही रोकते हैं। अगले वीडियो के जरिए इस उपन्यास से अगली आने वाली बातें ही हम चर्चित करेंगे, उस बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज ही यही रुकते हैं। आप अध्ययन करिए, वीडियो को बार बार सुनते रहिए और इस उपन्यास को समझने की कोशिश कीजिए।